हाय फ्रेंड एनआईटीएन अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने रिफैक्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा रिफैक्ट्री। तो ये रिफैक्ट्री के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सीखेंगे कि एक्चुअल में रिफैक्ट्री होता क्या है और उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि इसका इसी बेस पे हमने प्रोजेक्ट हमने बीटेक में भी किया था और एमटेक में भी किया था। तो आई होप दैट, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छा समझाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा, जितना जो भी मुझे आता है उसको आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए सीखते हैं रिफैक्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम रिफैक्ट्री के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम टाइप क्लासिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम रिफैक्ट्री के बेसिक चीज को सीख लेते हैं, जैसे रिफैक्ट्री होती क्या है, डिफिनेशंस क्या होता है। तो पहले उसको सीखते हैं। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक एक टॉपिक पे समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो ये मेरा रिफैक्ट्री का फर्स्ट वीडियो है। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखते रहिए कि और समझते रहिए। तो चलिए सीखते हैं रिफैक्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, रिफैक्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, रिफैक्ट्री क्या होता है। तो रिफैक्ट्री की डिफिनेशन को यदि हम पढ़े तो रिफैक्ट्रीज आर दोज मटेरियल विच आर विथ स्टैंड एट ए हाई टेम्परेचर विदाउट चेंजेस इन शेप एंड साइज। इसका मतलब क्या हुआ, तापसे पदार्थ, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, तापसे पदार्थ। रिफैक्ट्री को क्या बोलते हैं, तापसे पदार्थ बोलते हैं, यानी कि जो ताप को सहन करने वाला, ऐसा पदार्थ जो ताप को सहन कर सके। तो हम ये जो हमारा ये डिफिनेशन है, परिभाषा है, रिफैक्ट्रीज आर दोज मटेरियल्स which are withstand at a high temperature without changes in shape and size। इसका मतलब क्या हुआ, ताप से वह पदार्थ होते हैं जो उच्च तापक्रम को सहने के साथ साथ उनके आकार और आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आकार और आकृति का मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए हमने कह दिया कि ये हमारी ईंटें है, ये हमारी रिफैक्ट्री ब्रिक है, ताप सहती है, ताप सहने की इसकी क्षमता है, ठीक है। इसकी ताप सहने की, हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता है लगभग एबव 1500। कितना है, एबव 1500 है, सपोज दैट, ठीक है। अब ये टेम्परेचर को सह लिया, लेकिन टेम्परेचर सहने के साथ ये मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन हो गया, ये सपोज दैट इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब इस तरीके से ब्रिक्स, उसकी जो वॉल्स हैं, ब्रिक्स टेढ़ी मेढ़ी होने लगेंगी, तो वो हमारी भट्टी, वो ब्रेक हो जाएगी, भट्टी ब्लास्ट हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, ताप से वह पदार्थ होते हैं जो उच्च तापक्रम को तो सहते ही हैं, उसके साथ साथ उनके आकार और आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। उसको हम रिफ्रैक्टिव मटेरियल कहते हैं, ताप से पदार्थ कहते हैं। तो आपको, आई होप आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आया होगा कि क्या मतलब, क्या है, मीनिंग क्या है। तो आज अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिफैक्ट्री, ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रिफैक्ट्री, यानी कि जो हमारी जो एक रिफैक्ट्री मटेरियल है, रिफैक्ट्री प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी उस रिफैक्ट्री के अंदर कौन किस किस चीजों की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने ताप से पदार्थ बताया, नाम से ही पता है ताप को सहन करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव मटेरियल या ताप से पदार्थ कहेंगे। तो उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए हाई टेम्परेचर स्टेबिलिटी। नाम से ही पता है, तो हाई टेम्परेचर को सहन करने की, यानी हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इधर उधर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर। जैसे कि हमारा ग्लास इंडस्ट्री है, तो उसमें लगभग, जैसे ग्लास इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री, उसमें लगभग टेम्परेचर होता रहता है आपका 1500 डिग्री, 1500 से 1550 डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास इंडस्ट्री। यदि हम बात कर ले मेटल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्री में तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2000 रहता है,
नियर अबाउट कितना रहता है 2000। तो ये इन सारे टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी रिफैक्ट्री की जो भी रिफैक्ट्री है उसको ये सारे टेम्परेचर को, इतने टेम्परेचर को सहन करने स्टेबिलिटी की क्षमता होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी डायमेंशंस के दौरान जो हमने अभी बताया था शेप और साइज में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हाई टेम्परेचर दिया और उसका एक्सपेंशन होने लगे, आयतन में वृद्धि होने लगे, या उसका कॉन्ट्रैक्शन होना लगे, श्रिंकेज होना लगे। मान लीजिए हमारी ये सॉरी ये हमारी रिफैक्ट्री है, अब इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो ये इसका आयतन में वृद्धि होकर इतनी बड़ी हो जाए, तो क्या होगा जब आयतन में वृद्धि होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो उसका लॉस हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ भी चला जाएगा और थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, यदि उसका कॉन्ट्रैक्शन ही होने लगे तभी नहीं, इतनी बड़ी हमारी रिफैक्ट्री है वो इतनी बड़ी हो जाए तब भी सही नहीं है, तभी हमारी भट्ठी ब्रेक हो जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए, जो इसमें एक्सपेंशन है, जो उसके आयतन में कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन है, जो परमानेंटली है, जो परमानेंटली एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, यानी फैलना या सिकुड़ना है, वो परमानेंटली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके डायमेंशन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डायमेंशन जो उसका शेप साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए, एक रिफैक्ट्री के एक इंपॉर्टेंट गुण होने चाहिए। दूसरा क्या है तीसरा सॉरी थर्ड पॉइंट क्या है, सडन चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, यानी इसको हम कहते हैं दूसरी भाषा में जिसकी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्टिव की है थर्मल शॉक रेसिस्टेंस। यदि टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है, किसी भी भट्टी का टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी घटता है, मेंटेन नहीं रहता है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होना चाहिए। अचानक बढ़ रहा है, अचानक घट रहा है, तो उसमें उसमें क्या होना चाहिए, रिफैक्ट्री को ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसको उस टेम्परेचर घटे या बढ़े उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वो एक अच्छी क्वालिटी की हमारी रिफैक्ट्री मानी जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी, इसका जो टेक्निकल है थर्मल शॉक रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, थर्मल शॉक रेसिस्टेंस, यानी अचानक ताप सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विथस्टैंड एक्शन ऑफ मोल्टन मेटल स्लैग मेल्ट ग्लास हॉट गैसेस, यानी कि ये सभी से जो हमारा रिफैक्ट्री है ना, मोल्टन स्लैग से, यानी स्टील इंडस्ट्री में स्लैग होता है मेटल का, मेल्ट ग्लास होता है ग्लास इंडस्ट्री में, हॉट गैसेस होती है। मान लिया जाए ये हमारी कोई भट्टी है, इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल मेल्ट हो रहा है, मान लिया स्टील इंडस्ट्री मेल्ट हो रहा है, और ये हमारी क्या होती है, रिफैक्ट्रीज होती है। ये हमारी रिफैक्ट्री, अभी हम भट्टी का फिगर बता के समझाएंगे, ये हमारी रिफैक्ट्रीज होती हैं ये। तो इसके अंदर मान लिया जाए ये मेल्ट ग्लास है, मेल्ट मेल्ट ग्लास है, तो ये जो मेल्ट ग्लास है वो, और ये हमारी क्या है, ये हमारी रिफैक्ट्री है। तो ये जो मेल्ट ग्लास है इससे रिफैक्ट्री का कोई रिएक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई क्रिया नहीं होना चाहिए, मेल्ट ग्लास इसके अंदर जाना नहीं चाहिए, इसलिए डेंस रिफैक्ट्री होनी चाहिए, पोरोसिटी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और इससे इससे क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। तो जो इसके अंदर जो भी मटेरियल हम इस भट्टी के अंदर पिघला रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो उससे इन रिफैक्ट्री का रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आए इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है विथ इन स्टैंड लोड सर्विस कंडीशंस, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा कोई रिफैक्ट्री है, कोई भट्टी है, इसका ऊपर कभी कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर का तो प्रेशर रहता है, प्लस क्या है कि ये हमारी जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन है, ऊपर का जो लोड है उसको भी वो सहन करता है। तो यहाँ दो तरीके के प्रेशर है, एक तो गैसों का प्रेशर लगता है, दूसरा इसका लोड है, तो इन दोनों को इस रिफैक्ट्री की सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ में आया, जो हमारा ये क्या है, विथस्टैंड लोड एट सर्विस कंडीशन, यानी जब सर्विस में हो, किस कोई भट्टी चल रही हो, भट्टी में उपयोग है कोई भी रिफैक्ट्री, तो उस कंडीशन में उसको लोड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कंजर्व हीट, कंजर्व हीट, यानी हीट को उसको कंजर्व करने, इकट्ठा करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे काम आएगी,
जब हम ग्लास इंडस्ट्री में टैंक फर्नेस को पढ़ाएंगे तो वहां पर एक होता है रिजनरेटर। तो रिजनरेटर का काम होता है हीट को रोक लेना, जो गैस गर्म गैसेस हैं उनसे हीट को निकाल लेना, और जब ठंडी हवा आ जाएगी, सेकेंडरी एयर जाए, तो उसको उसमें पास कर देना, उसको उस ठंडी हवा को गर्म कर देना। तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको जब रीजनरेटर पढ़ोगे आप क्लास इंडस्ट्री की, टैंक फर्नेस को जब पढ़ोगे तब ये प्रॉपर्टी काम में आएगी। नेक्स्ट है डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी कोई भी रिफैक्ट्री होगी हो तो उसकी प्रॉपर्टी हाई डेंसिटी होनी चाहिए। हाई डेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अधिकतर हमारा लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड मटेरियल है तो वो यदि डेंस नहीं होगा, पोरस होगा, तो उसमें लिक्विड उसके अंदर जाएगा और उसको ब्रेक कर देगा, उसको कोरोड कर देगा, रिफैक्ट्री को क्या करेगा, कोरोड कर देगा। मान लिया जाए ये लिक्विड फॉर्म में है और ये हमारी रिफैक्ट्री पोरोसिटी है इसमें, तो इसको क्या करेगा, वो कोरोजन कर देगा, कोरोड कर देगा। इसलिए रिफैक्ट्री को डेंस होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हमारे बर्नर लगे होते हैं साइडों में, तो जो यदि डेंस रिफैक्ट्री होगी तो वो हीट को समान रूप में पूरी भट्टी में उसका वितरण करेगी। पूरे यहाँ पर भी जितना टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहाँ होगा, वही टेम्परेचर यहाँ होगा। यदि पोरस रिफैक्ट्री होगी तो समान रूप से टेम्परेचर को विस्तृत नहीं कर पाएगी, इसलिए क्या है, रिफैक्ट्री को डेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हाई लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो रिफैक्ट्री के है जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लो होना चाहिए, यानी थर्मल एक्सपेंशन होना नहीं चाहिए। यदि थर्मल एक्सपेंशन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए लेकिन परमानेंटली नहीं होना चाहिए। वो जैसे वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो फिर अपने अवस्था में आ जाए कुछ समय के बाद, तो परमानेंट एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एक रिफैक्ट्री में बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, एक जनरल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं कि एक सिंपल ब्रिक होता है और एक रिफैक्टिव ब्रिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए सीखते हैं। ये हमारा क्या है, एक सिंपल ब्रिक है, सॉरी ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिंपल ब्रिक है, और ये हमारा रिफैक्टिव ब्रिक है। ये है बिल्डिंग है, ये आपका फर्नेसेस है। तो ये सिंपल ब्रिक से जनरली क्या बनाए जाते हैं, मकान बनाए जाते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कोई इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसको जनरल कहीं से भी मिट्टी उठा लिया जाता है और बना दिया जाता है सिंपल ब्रिक को। इसमें उतना डेंसिटी भी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। स्ट्रेंथ तो चाहिए लेकिन उतना डेंस इतना नहीं चाहिए कि हमें कोई लिक्विड मटेरियल से पेंट्रेट कराना है। तो क्या है कि जो हमारा ये सिंपल ब्रिक है इसमें हाई पोरोसिटी होता है। क्या होता है, हाई पोरोसिटी। यदि आप इस पे पानी डाल के देखेंगे तो ये आधे पानी को सोख लेगा, जबकि आप ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक है, इस पे आप पानी डालेंगे तो इसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इतना पोरोसिटी, इतना छिद्र नहीं होता है जितना ये हमारे सिंपल ब्रिक में होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें हाई पोरोसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है, लो स्ट्रेंथ होता है, और लो टेम्परेचर पे इसको फायर किया जाता है, पकाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है, फायर किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये इससे ये सिंपल ब्रिक और रिफ्रैक्टिव ब्रिक में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आपको बताने का मेन उद्देश्य था कि सिंपल ब्रिक इस टाइप से होती है, सॉरी, सिंपल ब्रिक इस टाइप से होती है और रिफ्रैक्टिव ब्रिक हमारी इस टाइप से होती है। सिंपल ब्रिक से हमारा बिल्डिंग बनाया जाता है, मकाने बनाए जाते हैं, जिसमें इतना टेम्परेचर वहां पर नहीं होता है कि इसको ताप सहने की जरूरत पड़े। ठीक है, लेकिन जो हमारी रिफ्रैक्टिव ब्रिक है उससे हमारा क्या बनाया जाता है, फर्नेसेस बनाई जाती है, भट्टियां बनाई जाती हैं। तो इसको एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं, हाई डेंसिटी होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको ये हमारा सिंपल ब्रिक्स वर्सेस रिफ्रैक्टिव ब्रिक में डिफरेंसेस है।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक हम टैंक फर्नेस के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या होता है। ठीक। ये हमारा एक टैंक फर्नेस है। अब इसको हम बताएंगे वो जो हमने जनरल रिफैक्ट्री में जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो क्यों थी, उसको हम डिटेल्स में बताएंगे। तो ये हमारा एक टैंक फर्नेस के अंदर का चित्र है, भीतरी चित्र है। तो इसको हम देखते हैं, ये हमारा रूफ है, ये हमारा बॉटम है, ये हमारी साइड वॉल है, ये भी साइड वॉल्स है, ये हमारा ग्लास बैच है, ये हमारा क्या है, ग्लास बैच है, ये हमारे बर्नर लगे हुए हैं, क्या है, बर्नर है। उसी तरीके से ये बर्नर है, यहाँ पर भी बर्नर लगे होंगे। ठीक है। तो ये रूफ है, ये साइड वॉल्स है, बॉटम है, ये हमारा ग्लास बैच है। ठीक है। ये साइड वॉल्स है ये। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा टैंक फर्नेस है वो कितने पे टेम्परेचर, लगभग 1500 से 1550 तक पे वो वर्क करता है। तो इसकी जो बॉटम पार्ट है इसके जो बॉटम का पार्ट है वो सबसे नीचे हमारी पोरस रिफ्रैक्ट्री लगाई जाती है। पोरस रिफ्रैक्ट्री क्यों लगाई जाती है, जो यहाँ पे जो ये दीवारें होंगी, ये सॉरी ये दीवारें होंगी, ये किसकी होंगी, आपकी पोरस रिफ्रैक्ट्री की होगी। पोरस रिफ्रैक्ट्री, पोरस रिफ्रैक्ट्री को हम एज ए बैकअप रिफ्रैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकअप रिफ्रैक्ट्री। ठीक है। अभी ये बर्नर चल नहीं रहे, इसको क्या बोलते हैं, बैकअप रिफ्रैक्ट्री। बैकअप रिफ्रैक्ट्री की लगाने की जरूरत क्या हुई, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, 1500 से लगभग 1550 डिग्री है। जब ये इसका टेम्परेचर 1500 से 1550 डिग्री है और ये बाहर का टेम्परेचर हमारा है रूम टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री, 30 से 40 डिग्री। तो जो हीट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर जाने की कोशिश करता है। तो जब ये हीट यहाँ पर है, जो हम फ्यूल जला रहे हैं 1500 से 1550 डिग्री है, वो क्या करेगा, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, इस तरफ निकलने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा हीट लॉस होगा। हीट लॉस होगा तो जितना हम फ्यूल जला रहे हैं उतना हमें उसकी इफिशियंसी उतना मिल नहीं रही है, उतना हमें उसका कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिल रहा है जितना हम फ्यूल जला रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, हीट लॉस होगा, ऊष्मा क्षय होगा। तो इस ऊष्मा क्षय को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पोरस रिफ्रैक्ट्री को लगाते हैं। पोरस रिफ्रैक्ट्री लगाने का मेन उद्देश्य है कि हीट लॉस को रोकना। पोरस रिफ्रैक्ट्री के जनरली समझ लेते हैं, पोरस रिफ्रैक्ट्री होता क्या है कि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो छोटे छोटे वो छिद्र होते हैं, पोरोसिटी होती है, उसमें एयर भरी होती है और एयर थर्मल बहुत, उस एयर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए उस हीट को वो बाहर जाने से रोकता है। ठीक है। तो फर्स्ट लेयर हमारी हो गई पोरस रिफ्रैक्ट्री की। सेकेंड लेयर आपकी होगी डेंस रिफ्रैक्ट्री की, जो कि मुलाइट की बनी होती है, मुलाइट सिलिकॉनाइट की बनी होती है या एजेडस की बनी होती है। तो ये होती है हमारी डेंस रिफ्रैक्ट्री होती है। पहला पोरस, दूसरा डेंस रिफ्रैक्ट्री। डेंस रिफ्रैक्ट्री लगाने का मेन उद्देश्य है कि यदि हमने क्या बताया था, कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, और उसका लोड सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रेशर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, अब्रेशन रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, जो भी रिफ्रैक्ट्री, क्योंकि अब्रेशन रेजिस्टेंस क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो इसको इसको क्या करेंगे, इस पे मूव करेगा तो उसका अब्रेशन होगा। प्लस क्या है, यहाँ पे हमारा ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड मटेरियल होगा तो इसमें जाने की, पेंट्रेट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इसलिए इसको डेंस रिफ्रैक्ट्री, ये एक लेयर होती है, वो किस की होती है, डेंस रिफ्रैक्ट्री की होती है। ठीक है। वो उसके बाद इसके ऊपर एक लेप चढ़ाया जाता है, लेप लगाया जाता है, जो भी अनसेप रिफ्रैक्ट्री का होता है। क्या होता है, अनसेप रिफ्रैक्ट्री का होता है। अनसेप रिफ्रैक्ट्री की लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब दो डेंस रिफ्रैक्ट्री को जोड़ा जाता है तो उस बीच में ज्वाइंट होता है,
तो उस ज्वाइंट को भरने के लिए प्लस इसको एक समान समतल बनाने के लिए हम अनसेप रिफ्रैक्ट्री का यूज करते हैं, जो कि किसकी बनी होती है, हमारी AZS एल्युमिना जिरकोनिया और सिलिका का बना होता है। समझ में आया। दूसरा क्या होता है, अब हम एक साइड वॉल की बात करते हैं। ये हमारी साइड वॉल्स है। तो साइड वॉल्स में क्या है कि ये ये इस तरफ भी हीट भाग जब बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर भी हमें पोरस रिफ्रैक्ट्री लगानी पड़ेगी बाहर की साइड में, क्योंकि हीट लॉस को हमें रोकना है। इसलिए ये पहली लेयर जो होगी वो हीट लॉस को रोकेगा, तो पोरस रिफ्रैक्ट्री की बनी होगी। दूसरा होगी आपकी डेंस रिफ्रैक्ट्री की होनी होगी, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ भी चाहिए और हाई टेम्परेचर सहन करने की क्षमता भी चाहिए, तो इसलिए डेंस रिफ्रैक्ट्री होती है। ऊपर की साइड में जो ये रूफ होता है, ये हमारा सिलिका रिफ्रैक्ट्री का बना होता है, सिलिका रिफ्रैक्ट्री का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा टैंक फर्नेस का एक चित्र है। अभी आप देख रहे हैं इसमें इसी में लेफ्ट फायरिंग और राइट फायरिंग दोनों होता है। तो लेफ्ट ये अभी ये बर्नर चल नहीं रहे हैं, आप दूसरे फिगर में देखेंगे, अभी यहाँ पर देखेंगे ये बर्नर बंद है, इधर के भी बर्नर बंद है। अब ये जो बर्नर चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आप आपके सामने आपके आप यदि एक सामने सामने से देखेंगे, तो ये लेफ्ट फायरिंग है, इस समय चल रहा है, क्योंकि आपके हाथ इस लेफ्ट साइड में है, तो ये हम क्या कहेंगे, लेफ्ट फायरिंग हो रही है। LHS हो रहा है, लेफ्ट फायरिंग हो रहा है, और ये राइट फायरिंग हमें बंद है। RHS, तो ये अभी लेफ्ट फायरिंग चल रहा है, बर्नर लेफ्ट साइड के चल रहे हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट फायरिंग है। और ये हमारा देखिए जो हमारा रॉ मटेरियल्स है, ये बैच रूप में है, कम पाइल्स के रूप में है, के रूप में है, पाइल्स के रूप में है, जो हमारा ग्लास रॉ मटेरियल्स है, और इधर के बर्नर बंद है। दोनों साइड में हमारे रिजनरेटर होते हैं, ये लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में होता है। तो इस कारण जो सारी प्रॉपर्टीज हमने बताया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई टेम्परेचर तो होगा ही, प्लस अब्रेशन भी होगा मटेरियल के कारण, फिर दूसरा क्या होगा, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर का होगा, लोड का भी होगा, हाई प्रेशर होगा। तो इस इन सब के कारण इसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे, जो कि फैक्ट्री को कोरोड करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को, ये सारी बीमारियां हैं, इन बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी रिफैक्ट्री का यूज करेंगे जो ये जितनी बीमारियां हैं इनको वो दूर कर सके। तो एज ए श्रमिक इंजीनियर या रिफैक्ट्री इंजीनियर, आपको पता होनी चाहिए कि इन बीमारियों का इलाज किस रिफैक्ट्री में है, हमें यहाँ पे कौन सी रिफैक्ट्री लगाने में। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारा ग्लास इंडस्ट्री है, तो यहाँ पर जो भी मटेरियल होगा वो एसिडिक रूप में होगा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा मटेरियल क्या यूज हो रहा है, सिल्का। सिल्का ग्लास बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट मटेरियल आपका सिल्का है। सिल्का का नेचर है आपका एसिडिक है। तो यहाँ पर हम रिफैक्ट्री कौन सी उपयोग होगी, या तो एसिडिक रिफैक्ट्री या न्यूट्रल रिफैक्ट्री, दोनों में से कोई एक ही रिफैक्ट्री लगा सकता है, या तो न्यूट्रल लगाए या एसिडिक लगाए। यदि हम बेसिक रिफैक्ट्री लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये रिफैक्ट्री हमारी बेसिक हो जाएगी, और ये मटेरियल हमारा एसिडिक है, ये जो मटेरियल है हमारा एसिडिक है। तो ये दोनों आपस में एसिड और बेसिक रिएक्शन करेंगे, एसिड और बेसिक क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने क्या होगा, रिफैक्ट्री को कोरोड कर देगा, उसका क्षरण कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। हम रिफैक्ट्री को और डिटेल्स में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जनरल आपको ये समझा रहे हैं कि रिफैक्ट्री के बेसिक रिफैक्ट्री के प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए और कहाँ पे कौन सी लगाई जाती है। इसके हम एप्लीकेशंस टाइप्स को और डिटेल्स में समझेंगे। आज हम केवल बेसिक रिफैक्ट्री के बारे में सीख रहे हैं। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और इसमें कोई सुधार करने का हो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसको जरूर कमेंट करिएगा। और प्लीज यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, यदि आप लोगों के भलाई के लिए। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।